अब देखो, आप कभी शादी विवाह में बैठे रहते हो और कोई बड़ा अच्छा धुन बज रहा है तो आपके पैर खुद ब खुद चलने लगते हैं। संगीत से उससे दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो खुद वीणा बजाता है। कट्टर है, कट्टर मुसलमान है। छाए मेरा जादू कोई बच ना पाए, तो वो मारेगा आपको, क्योंकि हर आदमी पाक साफ नहीं होता। और सिक्के पैसा बहुत सारे हाथों से मूव करता है, तो सिक्कों पर कलमा नहीं लिखा जाता। कहीं ना कहीं एक धर्म के प्रति बहुत लगाव रहा। 59 में औरंगजेब का शासन शुरू हुआ और एनसीईआरटी कहती है कि देयर इज लिटिल डाउट दैट ही वाज ऑर्थोडॉक्स। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो शुरू से कहीं ना कहीं एक धर्म के प्रति बहुत लगाव रहा, अच्छी बात। और जो पहला कदम लिया उसने गद्दी पर बैठते ही, उसको एनसीईआरटी कहती है मॉरल रेगुलेशंस। मॉरल रेगुलेशंस, मॉरल बड़ा प्यारा वर्ड कॉइन करती है, मॉरल रेगुलेशंस, कि सिक्कों पर कलमा नहीं लिखा जाएगा। बहुत अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया। 2007 या 8 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया। बहुत सारी प्रोडक्ट की जो रैपर्स होते थे उस पे हिंदू देवी देवता बनाए जाते थे। अब मान लीजिए कैंडल का रैपर है और उस पे गणेश भगवान की लिखा है, गणेश मोमबत्ती, और गणेश भगवान की मूर्ति बनी है। अब लोगों ने क्या किया कि मोमबत्ती यूज की और रैपर उठा के सड़क पे फेंक दिया, तो धार्मिक भावना को नुकसान तो पहुंचाएगा ही। वही काम औरंगजेब ने भी किया कि सिक्कों पे कलमा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हर आदमी पाक साफ नहीं होता, और सिक्के पैसा बहुत सारे हाथों से मूव करता है, तो सिक्कों पर कलमा नहीं लिखा जाएगा। इसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन पारित किया, उसने भी पारित किया। फिर उसने कहा नौरोज नहीं मनाएंगे। ये जरतू पारसी का त्योहार है, इसको हम नहीं मनाएंगे। फिर उसने कहा मुहात्सिब्स को अपॉइंट किया। मुहात्सिब्स, उसने कहा स्टेट की जिम्मेदारी है लोगों की नैतिकता पर नजर रखना। जी नहीं, जैसे हमारे यहां जब सरकार आई तो बड़ा आंदोलन चला कि कोई बीफ नहीं खाएगा। वो सब आज भी हुआ सर, ऐसा कि नहीं हुआ? हुआ। लोगों के किचन में घुस घुस कर देखा गया कौन क्या खा रहा है। स्टेट का काम है वेलफेयर, विकास करना, इंडस्ट्री लगाना, एम्प्लॉयमेंट देना, हेल्थ पे ध्यान देना, एजुकेशन पर ध्यान देना। और जब हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी तो मोरालिटी अपने आप डेवलप होगी। इसने मुहात्सिबों को अपॉइंट किया, देखो कौन नमाज पढ़ने नहीं जा रहा जुमे की, कौन जुआ खेलने जा रहा है, कौन शराब पी रहा है। तो अब शुरू से इसका एक स्टैंप तो थी कि ऑर्थोडॉक्स नेचर में, जब इसने पहुंचते ही ये सारे कदम उठाए तो एक जनता को मैसेज गया। और अगर मैसेज ना भी गया हो तो औरंगजेब के दुश्मनों ने इस मैसेज को फैलाया होगा कि कट्टर है, कट्टर मुसलमान है ये। और इस परिस्थिति में जब ये चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ था तो ये कदम इसके हित में नहीं था। उस कदम ने कहीं ना कहीं इसकी इमेज को, एक ऑर्थोडॉक्सी की इमेज को और मजबूत किया। बड़े सारे इतिहासकार कहेंगे कि बड़ा अच्छा कदम था, जनता को नैतिक रूप से मजबूत करने का कदम था। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन तुम बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे। तुम जाटों के खिलाफ लड़ रहे थे, तुम बुंदेलों के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्हें मौका मिल जाएगा तुम्हें डिफेम करने का। तुम्हारे सारे विद्रोही, ज्यादातर विद्रोही हिंदू हैं, वो तुम्हें पोर्ट्रे करेंगे एक कट्टरपंथी मुसलमान के रूप में, और इसका उन्हें फायदा मिलेगा। शायद ये बात समझाने वाला औरंगजेब को कोई नहीं था, फिर भी ये उसका पहला कदम था। दूसरा कदम उसने उठाया 1669 में, उसको बोलते हैं प्यूरिटैनिकल कट्टरवादी स्टेप्स। 1669, 10 साल बाद
और तब इसकी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। शिवाजी इसकी मुसीबत बढ़ा चुके हैं, जाट इसकी मुसीबतें बढ़ा चुके हैं, अफगानी इसकी मुसीबतें बढ़ा चुके हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ चुका है, इसकी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। अब उस बढ़ी हुई मुसीबतों को बैकग्राउंड में से कदम देखिए तो एनसीईआरटी लिखती है कि इसको धर्म से ज्यादा, एनसीईआरटी लिखती है कि उसके इस कदमों को धर्म से ज्यादा उस समय की इकोनॉमिक और सोशल पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, जाट विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, सिख विद्रोह, मराठा रिवोल्ट, अफगान रिवोल्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस। अब ये बैकग्राउंड में रखिए ये सारी बातें, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये उसका बैकग्राउंड है। और अब वो 1669 में कदम उठा रहा है, पहला कदम उठा रहा है, संगीत बंद कर रहा है दरबार में। He puts an end to the court music। अब आप सोच के देखो कि किसी बंदे का प्रीलिम्स नहीं हुआ, वो रिजल्ट देख कर आ रहा था, उसको दिखाई पड़ा कि उसका प्रीलिम्स में नहीं हुआ, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ टूट गया, और आप उसके घर में बैठ के गिटार बजा रहे कि जब छाए मेरा जादू कोई बच ना पाए, तो वो मारेगा आपको। एक तरफ तो वो बंदा फेल कर गया प्रीलिम्स में, दूसरी तरफ उसका एक्सीडेंट होकर हाथ टूट गया, वो टेंशन में, पिताजी ने घर से फोन कर दिया कि बेटा एक पैसा तुमको नहीं भेजूंगा, और तुम उसके कमरे में बैठ के गाना गा रहे हो कि जुम्मा जुम्मा दे दे। वो बेचारा इकोनॉमिक क्राइसिस में है, पॉलिटिकल क्राइसिस में है, और आप सुबह सुबह आके कोर्ट में म्यूजिक बजा रहे हैं। उसने कहा बंद करो। संगीत से उससे दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो खुद वीणा बजाता है। यही बात मेरे उस स्कूटर मैकेनिक रहीम को नहीं पता थी, बाद में बताया मैंने उसको। अनपढ़ था, पढ़ा तो नहीं पाया मैं उसे, लेकिन मैंने बताया कि वो खुद वीणा बजाता था, खुद। अच्छी बात है। म्यूजिक आइदर अट्रैक्ट्स योर आज्ञा चक्र और योर काम चक्र। बड़ी ताकत है। अब देखो, आप कभी शादी विवाह में बैठे रहते हो और कोई बड़ा अच्छा धुन बज रहा है तो आपके पैर खुद ब खुद चलने लगते हैं। अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस आर एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो वो जो पैर आपके एक बैग चलने लगे, वो संगीत की ताकत से चलने लगते हैं। संगीत बंद करवाया उसने, झरोखा दर्शन बंद करवाया। मुगल परंपरा थी जनता को दर्शन देने की। किस बात का दर्शन दे? चारों तरफ से परेशान है, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, किस बात पे जाके हाथ हिलाए? 2014 का इलेक्शन हुआ, पार्टी को कोई सीट ही नहीं मिली, किस बात पे जाके हाथ हिलाए? झरोखा दर्शन बंद कर दिया उसने। वो जो कोर्ट में एस्ट्रोलॉजर्स बैठते थे, सरकार एस्ट्रोलॉजरों की आदत है बड़े लोगों के बारे में बड़ी बड़ी वो करते हैं भविष्यवाणियां। राहुल जी को कितने लोगों ने अब तक डिक्लेयर किया होगा कि 2014 सूर्य की उच्च दशा, और आपको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी ग्रेट साइंस। इट रिक्वायर्स अ पर्सन लाइक आर्यभट्ट, a master of mathematics. An astrologer should always be a good mathematician, because the entire science is the science of calculation. It cannot be done by everyone. वो बेजान दारू वाला, वो बेचारे जब भी किसकी भविष्यवाणी, वो तो जिसकी भविष्यवाणी करते हैं मैं उसको उल्टे पैसा लगा देता हूं, क्योंकि उसको जीतना ही नहीं होता। उसने एस्ट्रोलॉजरों को भगा दिया, ये हराम का पैसा खा रहे थे। पैसा था नहीं, चारों तरफ वॉर चल रहा था, उसे पैसा चाहिए था। तो उसने कहा कि ये जितना भी दीवाने आम दीवाने खास में सोना चांदी लगा, इसको उखाड़ लो, मुझे सिंपलिसिटी चाहिए। तो लोगों ने कहा बहुत सिंपल मुसलमान था, कोई सिंपलिसिटी नहीं थी, पैसा नहीं था। वो सब निकाल कर बेचा गया, गलाया गया, जिससे कि सारे युद्ध को फंड किया जा सके। ये पर्सपेक्टिव दिमाग में रखिए।
अगर आप उसके रिलीजन को पीछे रखेंगे तो आप इन चीजों को कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। संगीत को रोका उसने, झरोखा दर्शन को रोका, एस्ट्रोलॉजी को रोका, तुलादान। राजा महाराजा बर्थडे मनाते थे तो अपने बराबर धन, वो आज भी मुलायम सिंह यादव जी के साथ कई बार ऐसा हुआ, लालू जी यादव जी के साथ कई बार ऐसा हुआ कि उनके बर्थडे पर उनके बराबर पैसा तोला गया और वो गरीबों में बांटा गया जिससे कि उन्हें आशीर्वाद मिल सके। आप इन सारे जो उसके एक्ट हैं उसके पीछे उनकी घटनाओं को देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, फिर इनको कनेक्ट करिए। ये तो उसने राजा के तहत काम किए। फिर मुसलमान के रूप में उसने क्या किया? व्यापार में मुसलमानों को कर में छूट दे दी। मैंने कहा ना, वो दो पर्सनालिटी था, आधा औरंगजेब मुसलमान था, आधा औरंगजेब राजा था।